हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। तो हम आज उसके आगे पढ़ेंगे और आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। हम पूरी फिजिक्स और जो मैथ चल रहा है उसको आगे कवर करेंगे और पूरी फिजिक्स भी ख़त्म करेंगे। तो हमारे वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब करें ताकि आपका एक वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले क्या पढ़ेंगे? दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। त्रिज्या में संबंध। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, जब दर्पण का द्वारक, यहाँ आपको बताएंगे द्वारक क्या होता है। द्वारक वक्रता त्रिज्या जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं की अपेक्षा छोटा होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए, दर्पण, जब इसमें संबंध क्या है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दर्पण का द्वारक क्या चीज है? दर्पण का द्वारक ये जो लेंस है, मतलब वो जो दर्पण है, गोले का जो कटा हुआ, कांच के गोले का जो कटा हुआ भाग है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? द्वारक। इसको क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। और ये जिस गोले से बना है उसकी जो त्रिज्या है वो है आर। तो जब इसकी अपेक्षा छोटा होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जब ये दूरी इस वाली दूरी से छोटी हो जाएगी तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हमारा संबंध है, F = R/2। ये हमारा रिलेशन हो गया। आप नोट पॉइंट में एक चीज लिख सकते हैं, यह सूत्र उत्तल
व अवतल, उत्तल व अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सही है। दर्पणों के लिए सही है। आप भी हमारे साथ साथ लिखते चलिए। सही है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब मतलब इमेज। तो जब आप शीशे में जैसे अपना मुंह देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है जो बिल्कुल आंखें की तरह होता है। तो इस परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? परिभाषा लिख दीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। तो उसी के अनुसार हम देखिए चित्र बना रहे हैं। हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ मुख्य अक्ष है, ये हमारा फोकस दूरी है, फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। देखिए मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ से चली तो ये जो समांतर जा रही है फोकस से आ जाएगी। एक जो फोकस से जा रही है वो समांतर हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर रहना, आई डैश जिसे हम नाम लेते हैं। तो ये है। तो हमने क्या बोला? किसी बिंदु वस्तु, यानी कि बिंदु वस्तु हमारे कहाँ रखी है? यहाँ पर रखी है। तो बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें जब किसी अन्य बिंदु पर या तो मिलती हैं, इसमें वास्तव मिल रही हैं, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, या तो मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर चित्र बना लीजिए और डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो इसमें आप नियम में पहला नियम क्या होता है देख लीजिए। पहला नियम आप लोग लिख लीजिए। पहला नियम लिख लीजिए। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो पहले पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम चित्र बना रहे हैं, तो ये हमारा F यहाँ C है। क्या बोल रहा है? वक्रता केंद्र, ये हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें जो वक्रता केंद्र से जा रही है
परावर्तन के पश्चात अब यहाँ से इसका परावर्तन होगा, ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, तो हम उत्तर दर्पण के लिए बनाते हैं इसको। देखिए आप लोग, ये ध्रुव हो गया, यहाँ एफ इधर होगा और सी इधर होगा। तो या तो जाती है या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे इसमें देखिए आप लोग, वक्रता केंद्र की ओर ये किरण जा रही है, तो जो इसका परावर्तन हुआ इसी मार्ग से वापस लौट गई। तो ये हमारा पहला नियम था, इसको आप लोग चित्र बना लीजिए। दूसरा नियम बताते हैं। दूसरा नियम लिख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर खींची जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर खींची जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर खींची जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे इसके चित्र देख लीजिए, अवतल दर्पण है, ये P है, ये F है, ये क्या है, C है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, ये समांतर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाती है, परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाती है या उत्तल में जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये F है और ये C है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण। एक बात आप हमेशा कसम खा लीजिए कि हमेशा यही लिखेंगे कि किरण जो है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर से जाएगी, हमेशा दर्पण के बाईं ओर। जैसे ये दर्पण है तो किरण हम इधर से भेजेंगे, ये दर्पण है किरण हम इधर से भेजेंगे। देखिए किरण यहाँ समांतर गई मुख्य अक्ष से। अब ये फोकस से, इस पे देखिए फोकस से जा रही है, इसमें जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसे हो जाएगी। तो ये हमारा इसका चित्र हो गया। अब हमें एक पॉइंट और देखना है, तो आप यहीं पे देख लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए कैसे, हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा F है, ये हमारा C है। तो जब कोई किरण फोकस से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर जाती है, यह समांतर होती प्रतीत होती है। तो तीसरा नियम था, और उत्तल दर्पण के लिए किया जाता है। यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। तो जब कोई किरण फोकस की ओर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए इसमें प्रतीत होती है, और यानी कि ये आभासी होता है, इसमें ये आभासी होता है, मतलब उत्तर दर्पण हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और उत्तर दर्पण हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए इसमें प्रतीत हो रही है समांतर होती हुई, और उसमें समांतर हो रही हैं। तो इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है। आप परिभाषा लिख लिए होंगे, इसका चित्र बना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण से यहाँ पर डाल दीजिए
अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखिए, पहले हम लाइन से पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण, हाँ ये, तो हम सीक्वेंस में रखते चले जाएंगे, हमें मिलता चला जाएगा। तो ये M1 M2 है, तो ये हमारा ध्रुव है, ये F है, ये C है। तो पहला हमारा क्या है, जब वस्तु कहाँ है, पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर है, अनंत पर वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है, देखिए अनंत पर होगी तो ये समांतर आएगी, समांतर आपतित होगी, वस्तु समांतर आएगी तो एक फोकस से होकर जाएगी, एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अभी आपने नियम पढ़ा था, जो फोकस से आती है वो समांतर हो जाती है, और जो वक्रता केंद्र से आती है वो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, आई डैश। तो अब आप इसकी स्थिति लिख लीजिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो इसकी स्थिति क्या होगी, चार स्थिति के बारे में बताएंगे आपको। ये पहला तो ये वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये फोकस पर बनेगा, फोकस पर, और वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा। और चौथा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारे चार स्थितियाँ थी। आगे हम दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब हम वस्तु ऐसे धीरे धीरे पास लेके आएंगे। तो अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, और यहाँ पे वस्तु रखेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी है कहीं। तो देखिए अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वो है। अब हम वस्तु को इन्फिनिटी और सी वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। तो वस्तु कहाँ रखी जा रही है, दूसरा वस्तु कहाँ है, इन्फिनिटी व सी के बीच। तो अब इसकी स्थिति क्या होगी, देखिए। तो ऐसे है, तो एक समांतर आई, तो जो समांतर आई वो तो फोकस से होकर चली जाएगी, और ये वाली क्या है, फोकस से होकर जाएगी, और परावर्तन के बाद ये यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन क्या समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, और यहाँ मिलेगी। ये हो गया आई। तो अब इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे हम। ये क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है। दूसरा क्या है, उल्टा होकर। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है हमेशा उल्टा होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रही है, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में, सी व एफ के बीच। और वस्तु की लंबाई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है,
वस्तु से छोटा। तो ये दो स्थितियां हैं। ऐसे हम अभी आगे रखते चले जाएंगे, तब तक आप या तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे देखते हैं तीसरा क्या होगा। तीसरा क्या होगा, अभी हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा था। इस बार हम वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखेंगे। सी पर रखेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ हमारा एफ है, यहाँ हमारा सी है। तो हमने सी पर वस्तु को रखा, ओ डैश। तो देखिए वस्तु से किरणें चली, जो समांतर गई उसका परावर्तन हुआ, वो फोकस से निकल गई, और जो किरण फोकस से गई वो समांतर हो गई मुख्य अक्ष के, और वो कहाँ मिली, यहाँ पर। ये इसका प्रतिबिंब है, क्या है, आई। तो बात करते हैं इसकी स्थिति। प्रतिबिंब वास्तविक बना है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे एक बार बनाना, तो आप सारे प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। वास्तविक बनी है, देखिए वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर। प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है वस्तु के सापेक्ष, और आकार क्या है, वस्तु के बराबर है। वस्तु के बराबर बराबर। तो हम आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, और किसका, ये तो सी व एफ के बीच में रखते हैं। तो सी व एफ के बीच। तो यहाँ पे हमारा एफ है, यहाँ हमारा सी है। तो यहाँ पे हमारी वस्तु रखती है ओ डैश। तो जो किरण समांतर गई वो तो फोकस से चली आई, और एक जो फोकस से गई वो समांतर मुख्य अक्ष पे हो गई। तो आप प्रतिबिंब कहाँ बना, सी। कहाँ प्रतिबिंब बना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी रटना नहीं है। अगर आप एक तो समझ जाते हैं तो उसी तरह आप सारे को बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे हम जैसे बना रहे हैं वैसे आप भी बनाइए। तो ये हमारे यहाँ पे आएगा, हमारी वस्तु कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मिलेगी। तो हमारा सी यहाँ पर है, हमारी वस्तु कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। तो इसको हम क्या नाम लेते हैं, आई डैश। तो देखिए प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है। वस्तु के सापेक्ष क्या है, उल्टा है, वस्तु का सापेक्ष उल्टा है। कहाँ है, इन्फिनिटी व सी के बीच है, सी के बीच है। और क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। तो हम इतना पढ़ लें। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इससे चुप बारे में। तो अब हमारी दो स्थितियाँ और बची हैं जिनके बारे में हमें बात करना है। हमने वस्तु को फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में रखा था, इस बार हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे, फोकस पर। तो ये हमारा सी है, हमारा एफ है। देखिए क्या होगा, फोकस पर हमने वस्तु को रखा ओ डैश। तो जो किरण समांतर गई मुख्य अक्ष की वो फोकस से हो गई, और एक किरण
वक्रता केंद्र से होगी, वक्रता केंद्र से चली गई। तो ये है, तब हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है। दूसरा क्या है, उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा होगा ही। तीसरा क्या है, इन्फिनिटी पर, कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर। और वस्तु से क्या है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वस्तु से, वस्तु से बहुत बड़ा। तो आगे हम अवतल दर्पण की अंतिम स्थिति के बारे में बात करते हैं। जब हमने वस्तु को कहाँ रखा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसको आप मिटा दीजिए, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। वैसे दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता नहीं है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे किरण जाएगी ही नहीं, लेकिन इसको हम इसलिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखिए ये एफ है, ये सी है, तो हमने यहाँ पे वस्तु को रखा एफ व सी के बीच, फोकस व जूम के बीच। देखिए हमने वस्तु को यहाँ रखा, तो जो समांतर गई है वो फोकस से हो जाएगी, केंद्र से हो जाएगी। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिए कि इसके लक्षण तो दिख नहीं रहे पीछे मिलने कहीं, क्योंकि ये देखिए ये दोनों यहाँ से जुदा हो रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ ये इधर साइड चली जा रही है, इधर साइड चली जा रही है, उसको आभासी रूप से पीछे मिलाते हैं। हाँ मिलो, पीछे मिलाया हमने, अब यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना, तो ये क्या हो गया, आई आई डैश। तो ये हमारे प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। तो इसमें हम प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी। जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है, सीधा। ये दर्पण के पीछे बना है, उनके पीछे, दर्पण के पीछे देख क्या बोलो, ये वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बना है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। अब हम आज के अंतिम स्थिति की बात करते हैं, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे उत्तल कर लीजिए, उत्तल, उत्तल। तो एक बार आपको बता दें, उत्तल दर्पण की हमेशा एक ही स्थिति होती है। आप वस्तु को कहीं पर भी रखिए, प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह पर बनेगा। तो देखिए इसकी स्थिति क्या होगी, यह आपका उत्तल दर्पण है, यह आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। तो देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अब इसमें स्थिति क्या बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति वो आप देखिए, कहीं पे भी आप वस्तु को रखिए ओ उधर, तो जो किरण समांतर जा रही है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ये, और एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो ये
किरण पकड़ता कैंची से। तुम्हारे प्रतिबिंब कहाँ बना? जहाँ पे ये रेखाएं मिली, क्योंकि पीछे मिलेगी तो नहीं, ठीक है। ये इधर जा रही इधर जा रही, तुम्हारी रेखाएं जहाँ मिली हो, कहाँ मिली है? यहाँ पे। जिसे हम क्या नाम देते हैं? आई आई डैश। तो हम प्रतिबिंब के लिख देते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए आप लोग, प्रतिबिंब क्या बना है? आभासी, आभासी वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, छोटा। तीसरा क्या है? ध्रुव, ध्रुव एफ के बीच आभासी है, तो सीधा तो होगा ही, दर्पण के पीछे होगा। तो नोट में आप लिख भी लीजिएगा, उत्तल दर्पण के लिए सदैव यही स्थिति फॉलो होती है, लागू होती है। आप वस्तु को कहीं पर भी रखिए, हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के बीच में ही बनेगा। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले पाएँ और वो भी पढ़ लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।